कल से नया एक आईपीओ ओपन हो रहा है जिसका नाम है एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड। चलिए इस आईपीओ का डिटेल्स देख लेते हैं। पहले इस आईपीओ के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं कि आईपीओ का साइज कितना है। आईपीओ का साइज है 500 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू आपका 180 करोड़ है। बाकी ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल, जो एग्जिस्टिंग उसका शेयर होल्डर है वो 320 करोड़ का अपना स्टेक बेचेंगे। तो 180 प्लस 320 टोटल 500 करोड़ वो मार्केट से आईपीओ की तरह आईपीओ के द्वारा वो मार्केट से रेज करेंगे, फंड रेज करेंगे। अभी इसका प्राइस बिन देख लेते हैं क्या है। कंपनी ने इसका प्राइस बिन रखा है वो 114 से 120 रुपया का है, और इसका लॉट साइज कितना है 125 रुपया। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको चाहिए तो अगर 114 करके मैं पकड़ूंगा तो 14,250, और अगर 120 करके मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15,000 चाहिए होगा। और ये एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड होगा। और आईपीओ का डेट है 19 नवंबर से 21 नवंबर तक। और इसका अभी जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 13 रुपये से 16 रुपये तक चल रहा है, जो डेली चेंज होता रहता है। और कल जब आईपीओ होगा, कितना सब्सक्रिप्शन होगा, उसके ऊपर भी ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता रहेगा। अभी देख लेते हैं ये एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक्चुअली में क्या करते हैं। ये एक लर्निंग एंड डिजिटल असेसमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। एआई पावर असेसमेंट करते हैं, रिमोट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, जो पब्लिशर्स है उसका कंटेंट को डिजिटाइजेशन करता है, और एजुकेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं किसको, कॉर्पोरेट को, यूनिवर्सिटीज को, गवर्नमेंट को। मतलब ओवरऑल बोला जाए तो जैसे एनआईआईटी करते हैं, दूसरा कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजीज करते हैं, वैसा ही है कि यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट बॉडीज और कॉर्पोरेट को वो लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके द्वारा वो अपने स्टूडेंट को या तो किसी का एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, फिर वो एग्जाम का एआई पावर्ड के तो असेसमेंट कर सकते हैं, जैसे बैंक का एग्जाम होता है या तो एक कंपनी का इंटरव्यू का जो होता है, ये सब कराते हैं। दे आर क्लाइंट कौन सा है, उन लोगों का क्लाइंट है लार्ज ग्लोबल एजुकेशन कंपनीज। छोटा मोटा कंपनीज को वो टारगेट नहीं करते। लार्ज ग्लोबल एजुकेशन कंपनी जो है उसको, पब्लिशर्स को और असेसमेंट बॉडीज को। इसके लिए उनका हाई मार्जिन है, साथ में एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस भी है, और साथ में लॉन्ग टर्म स्टेबल कॉन्ट्रैक्ट भी है। मगर इसमें एक चीज है, ये तीनों चीज तो अच्छा है, मगर एक चीज है कि इनका जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो ज्यादा कंपनी के साथ नहीं है। सिर्फ एक और दो मेजर क्लाइंट के साथ ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, और उनके साथ ही मेजर उन लोगों का रेवेन्यू शेयर आता है। अभी फाइनेंशियल देख लेते हैं, उनका फाइनेंशियल क्या है कंसोलिडेटेड। अभी जो उन लोगों ने फाइनेंशियल दिया था 2025 का, उसमें उन लोगों का टोटल इनकम आया था 248 करोड़, और 2024 में आया था 200 करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 23 में आया था 197 करोड़। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर और ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो ये 24% का ग्रोथ है। मतलब पहले 2024 में था 200 करोड़, अभी 2025 में बढ़ के हो गया 248 करोड़। मतलब करीब करीब 24% का रेवेन्यू ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और उनका जो ई बीटा है, ई बीटा 2025 में था 73, और 24 में था 54, और फाइनेंशियल ईयर 23 में था 68। अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपेयर करूं तो ईयर ऑन ईयर 33% है। मगर इसमें एक चीज है, बीटा में आप अगर फाइनेंशियल 23 में देखेंगे तो 68 था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में कम हो गया था। मगर फिर से वो लोगों ने अचीव किया है, अचीव नहीं उससे ज्यादा ही किया है, 68 से 73। मतलब ओवरऑल ईबीटा बढ़ रहा है। ईबीटी का जो मार्जिन है वो है 31.4%, जो एक अच्छा मार्जिन है। और मार्जिन भी देखेंगे तो लास्ट ईयर से आपका बढ़ा है। लास्ट ईयर में था 27 और इस ईयर है 31। तो ईबीटा भी बढ़ा है। अभी पैट देख लेते हैं। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स में उतना खास नहीं देखता हूँ, मैं पैट ही देखता हूँ। प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आया है 34 करोड़, जो लास्ट ईयर में था 12 करोड़, और फाइनेंशियल 22 में था 22 करोड़। मतलब ओवरऑल ईयर अगर मैं फाइनेंशियल 24 से कंपेयर करूं तो ये 72% का बढ़ा हुआ है। और अगर मैं 23 से कंपेयर करूं तब भी ये मतलब ऑलरेडी बढ़ के जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो पैथ तो उन लोगों का खूब स्ट्रांग है, क्योंकि उन लोगों का मार्जिन भी बहुत अच्छा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हर साल बढ़ रहा है। ईपीएस भी 3.47 था, कंपैरिजन में 1.27 और 2.42 था। मतलब फाइनेंशियल 23 में 2.42 और फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.27। तो ओवरऑल हर एक ईयर के कंपैरिजन में ईपीएस भी बढ़ रहा है। अगर हम इसका बोरिंग देखें, कंपनी का डेप्थ कितना है, डेप्थ बहुत ही लो है। अगर डेप्थ टू इक्विटी का हम लोग रेशियो देखेंगे
0.7, तो मतलब बहुत लो लेवरेज है। मतलब ये बहुत ही अच्छा है। डेप्थ का जितना भी रेशियो, डेप्थ टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो उतना ही अच्छा है। तो इस ख्याल से तो मगर मुझे फाइनेंशियल बहुत ही अच्छा लगा, और ऐसे भी आईपीओ में कंपनी अच्छा ही फाइनेंशियल दिखाते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, मगर अच्छा फाइनेंशियल दिखाते हैं। तो इसमें रेवेन्यू भी अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है, ईबीटा भी अच्छा है, ईपीएस भी अच्छा है, मतलब सब कुछ अच्छा है। और उनका जो वर्किंग कैपिटल इस बार हुआ है 52 करोड़, मतलब ऑपरेशन के लिए, जो अच्छा ही है। तो मतलब मैंने जो बोला हूँ कि रेवेन्यू ग्रोथ भी अगर आप लोग कंपेयर करेंगे, 24% का रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छा है, वेरी हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिट भी देखे 172% करके यार बढ़ रहा है, एक्सीलेंट जंप। मार्जिन भी देखे, ये बीटा 31% मार्जिन है, जो हाई मार्जिन बिजनेस है, मतलब ये एक हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। पेट भी 15% है, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्लस गुड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही है। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट में देखें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी कम है, 0.07, मतलब और ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल फाइनेंशियल एक सॉलिड और स्टेबल बोल बोल सकता हूँ। अभी वैल्यूएशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल तो ठीक ठाक था, वैल्यूएशन क्या है, कैसा है? तो वैल्यूएशन में देखेंगे तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो जो बोलते हैं, वो अगर हम लोग देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो पी रेशियो आता है 34.6। आईपीओ प्राइस मैंने 120 का पकड़ा हूँ, लिस्टिंग गेन ज्यादा होगा तो ये पीई भी बढ़ेगा। तो अगर मैं ईपीएस से, ईपीएस जो लास्ट ईपीएस था फाइनेंशियल 25 का, वो 3.47, और आईपीओ प्राइस मैंने 120 पकड़ा हूँ। मैंने 114 नहीं पकड़ा हूँ, 120 अपर लिमिट वाला पकड़ के आ रहा है 34.6। मैंने अपर लिमिट इसलिए बोला हूँ क्योंकि गैर मार्केट प्रीमियम 13 से 15 रुपए अभी दिखा रहा है, मतलब अपर लिमिट तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा। तो इस पी तो ये मिनिमम होगा ही होगा। अभी सडनली हो सकता है कि स्टॉक में फॉल हो जाए, या तो मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए कि वो अपर लिमिट ना पहुंच पाए, मगर जैसा इसका फाइनेंशियल देखा जा रहा है, इसका तो लिस्टिंग गेन 120 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये टेक्नोलॉजी और सेस कंपनी के कंपैरिजन में मुझे ये वैल्यूएशन उतना चीप नहीं लगा। ठीक, मतलब वैल्यूएशन थोड़ा हाई लगा है 35, मगर उतना भी हाई नहीं है और उतना भी चीप नहीं है। मगर ये पी कब ठीक रहेगा, अगर उसका कंपनी का ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर अच्छा करे, तो ये पी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव होगा, और इसका पी दिन दिन बढ़ते रहेगा और डिमांड भी बहुत रहेगा। तो अल्टीमेटली देखो, तो ये कंपनी का जो पी है क्यों हाई है, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, मार्जिन भी हाई है, और क्लाइंट बेस भी सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूरोप और यूएसए में, मतलब ग्लोबल क्लाइंट है। अभी इसका जो कॉम्पिटिटर है, इसका कॉम्पिटिटर पैर कंपटीशन में कर लेता हूँ, इनका कॉम्पिटिटर कौन कौन है? इसका कॉम्पिटिटर है कोफोर्स, ठीक है, दूसरा एनआईआईटी, और ग्लोबल सेस इंडिया। इसमें से आपने शायद एनआईआईटी का नाम तो सुना ही होगा, हर एक स्टेट में, हर एक मेजर सिटीज में, हर एक कैपिटल में है। तो अगर मैं सबका कंपैरिजन करूं, सबका मार्जिन क्या आता है, एक्सेस सॉफ्ट का देखिए 31% मार्जिन है उनका। मार्जिन मतलब आपका रेवेन्यू, रेवेन्यू से अगर आप खर्चा निकाल के प्रॉफिट जो आता है, तो रेवेन्यू अगेंस्ट में कितना प्रॉफिट आ रहा है, मार्जिन ज्यादा होना है, मतलब आपका रेवेन्यू अगेंस्ट में प्रॉफिट भी ज्यादा आ रहा है, आपका खर्चा भी आपने कम करके रखा है। तो हाई मार्जिन वाला बिजनेस ही सबसे अच्छा होता है। तो उनका अगर मैं देखूं, एक्सेस सॉफ्ट का इस कैटेगरी में सबसे अच्छा है। 31% उनका मार्जिन है एबिटा। कोपुस का है 15 से 20, एनआईटी का है 12 to 18%, और कोवलसेस का 20 to 40%। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका मार्जिन तो बहुत जबरदस्त है उनके कॉम्पिटिटर के रेस्पेक्ट में। पीई भी देखेंगे तो इस हिसाब से पीई भी 34 से 35 से तक है। कोपोस का 25 से 35, और एनआईटी का 20 to 30, और ग्लोबल का 30 to 60। मतलब पीई सबका इस करीब करीब सेम ही है, थोड़ा सा 19-20 है, मगर मार्जिन इसका बहुत ही अच्छा है। तो पी जितना कम हो उतना अट्रैक्टिव होता है। तो इस केस में तो मुझे ये अच्छा लगा कि उसके कॉम्पिटिटर के रेस्पेक्ट में उसका पी उतना हाई नहीं है, मगर मार्जिन बहुत हाई है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये एक्सेल सॉफ्ट एक हाई मार्जिन वाला कंपनी है, और कोफोस एक लार्ज आईटी सर्विसेज है, और एनआईटी एक लर्निंग टेक है, और ग्लोबल से ये सब कुछ ही करते हैं, कम ज्यादा सब कुछ ही मिलते हैं। तो ओवरऑल एक्सेल सॉफ्ट का जो वैल्यूएशन है एक नॉर्मल रेंज में ही है, नॉट वेरी चीप, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मार्केट सेंटीमेंट क्या है और इसका जीएमपी क्या है? ग्राम जीएमपी मतलब ग्राम मार्केट प्रीमियम जो है, उसका 13 से 16 रुपये आता है, जो अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 11 to 14% तो लिस्टिंग गेट मिनिमम ही होगा, अगर आपको मिलता है, और अगर अगर होल्ड करते हैं तो मिनिमम 11 to 14%, 11 से 14% तो लिस्टिंग गेट है ही, अभी जो जीएमपी चल रहा है। जीएमपी के ग्राम मार्केट प्रीमियम हर दिन चेंज होता रहता है। कल उसका आईपीओ ओपन होने के बाद इवनिंग को पता चलेगा कि इसका डिमांड कितना है।
उसके ऊपर अगर डिमांड ज़्यादा हो गया तो जीएमपी भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या-क्या है? एक ग्लोबल बिज़नेस कंपनी है, लर्निंग और डिजिटल असेसमेंट आर फास्ट ग्रोइंग फील्ड। जो ये सेक्टर में काम करता है, लर्निंग और डिजिटल असेसमेंट, वो एक फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। मार्जिन भी बहुत अच्छा है, ईबिटा 31% एक्सीलेंट, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ 172% करके ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट जंप हो रहा है। साथ में डेथ भी एकदम कम है, बोरिंग बहुत ही कम, जो एक फाइनेंशियली एक स्टेबल से माना जाता है। नहीं तो बोरिंग ज़्यादा देने से हर साल कंपनी का प्रॉफिट में एक ज़्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट में ही चला जाता है। साथ में उसका वर्किंग कैपिटल भी बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल कंपनी एक अच्छा सॉलिड ऑपरेटिंग कैश जनरेट करता है। ये हो गया उसका स्ट्रेंथ। अभी देख लेते हैं उसका रिस्क क्या क्या है। इसका जो हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, उस ये कंपनी का एक और या तो दो मेजर क्लाइंट ही है जो मेजर उसका जो रेवेन्यू का लार्ज जंक है वो कंट्रीब्यूशन करता है। मतलब एक या तो दो क्लाइंट अगर वो लूज करेगा तो उसका इनकम में मतलब रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा। और साथ में हम लोग ये जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव मार्केट्स है। एडटेक और डिजिटल असेसमेंट का जो मार्केट है वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है ग्लोबली। हर दिन कोई ना कोई नया कंपनी आता है और जिस कंपनी को ज्यादा फंड मिल गया वो जल्दी भागता है। तीसरा इस फैक्टर वैल्यूएशन उतना भी चीप नहीं है, 35 का मल्टीपल में अभी है। चौथा है इस आईपीओ में देखिए एक चीज है, ओएफएस है। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, मतलब एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वो अपना शेयर को से एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर अपना शेयर को सेल करना चाहता है। तो ये एक मिस सिग्नल देता है। मिस सिग्नल क्या है? मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कब अपना शेयर सेल करने का सोचेगा? जब उनको लगेगा कि हाँ इस कंपनी में शेयर मतलब और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता और ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा शेयर में। आप और नॉर्मली आप और मैं जब भी एक शेयर खरीदते हैं 10 रुपए के भाव में और कुछ दिनों के बाद ये शेयर जब बेचते हैं 12 रुपए 13 रुपए में, उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। एक रीजन ये हो सकता है कि मुझे अभी पैसे का जरूरत है इसलिए 10 का शेयर 13 में हो रहा है, अभी 13 में बेच देता हूँ। हो सकता है ये 15 में जाए, 20 को जाए, ये आपको भी पता है मुझे भी पता है हो सकता है, मगर मुझे अभी जरूरत है पैसे का इसलिए मैं निकाल देता हूँ। या तो दूसरा एक रीजन हो सकता है कि ये 13 से ऊपर जा नहीं सकता, मेरा असेसमेंट है। तो वही है ना, ऐसा तो कुछ रीजन होगा कि लग रहा है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर और हमारे और आपकी तरह रिटेल शेयर होल्डर नहीं, वो कंपनी के अंदर हर एक बात को जानता है। तो उनको पता है कि कंपनी का ये जो पी है वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो अपना पैसा जो इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट को जितना जल्दी उतना निकाल लो। फिर बाद में अगर कंपनी और लॉन्ग जाएगा फिर मार्केट से तो खरीद सकते हैं। तो इसलिए क्या देखिए, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो एक अपने शेयर को बेच रहा है तो मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव सिग्नल होगा, मिक्स सिग्नल नहीं नेगेटिव सिग्नल। और इसमें कितना है, 500 करोड़ का आईपीओ में 180 करोड़ उसका फ्रेश मतलब कंपनी को फंड जाएगा और बाकी 320 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जाएगा। मतलब मेजोरिटी जो कंपनी ये फंड राइज कर रहा है उसका शेयर होल्डर को ही दे रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। कंपनी में सिर्फ 180 करोड़ ही जाएगा। उसके बाद कंपनी का जो डिमांड डिपेंड है वो ग्लोबल एजुकेशन बजट के ऊपर है। उनका जो मेजर क्लाइंट है यूएस यूरोप में है और इंडिया में है। तो अभी हम लोग जानते हैं जैसा यूरोप और यूएस में चल रहा है, वो लोग अपना इकोनॉमी स्लो डाउन चल रहा है तो उन लोग को वो लोग थोड़ा स्पेंडिंग लो कर रहा है। तो उसके वजह से क्या है, उनका डिमांड भी कम होगा, तो उसके वजह से रेवेन्यू में भी इम्पेक्ट कर सकता है। अभी देख लेते हैं इस फंड का वो लोग क्या करेंगे। जो इस फंड का जो यूज है वो लोग कंपनी जो बोल रहे हैं कि उन वो लोग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा, एआई को इंट्रोड्यूस करे। एआई तो पहले से ही है और उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, साथ में कैपेसिटी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको ज्यादा एक्सपेंशन करेगा, साथ में वर्किंग कैपिटल लगाएगा। और उसके बाद दूसरा जो कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए, मतलब वो कंपनी ग्रोथ एस ओरिएंटेड यूजेस के लिए ले रहा है, आरएनडी के लिए ले रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। जिस कंपनी का आरएनडी ज्यादा स्ट्रांग होता है वो ही मार्केट में टिक पाता है। लिस्टिंग गेन क्या प्रिडिक्शन है, 11 to 14% है। अभी सब्सक्रिप्शन जो है उसमें हाई वैल्यू जो इन्वेस्टर है एचएनआई, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि लिस्टिंग का परफॉर्मेंस कैसा होगा। तो ओवरऑल जो इसका जो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, साथ में एक डिसिसिव सेंटिमेंट, ये दो मिला के लिस्टिंग परफॉर्मेंस डिसाइड होगा। मगर ये तो है कि मॉडरेट लिस्टिंग गेन तो ये होगा ही होगा, मगर तभी ये गारंटी नहीं है, मगर हो सकता है। अभी आता है असली मुद्दा पे, क्या हम लोग इसमें अप्लाई करें या नहीं। फाइनल वेडिक्ट मेरे ख्याल से क्या होता है, देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए
इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस-किस रीज़न की वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं ये आईपीओ मार्केट में आया मैं इन्वेस्ट कर दूँ, तो ऐसा होने से लॉस ही लॉस जाएगा। हर एक आईपीओ, हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्यों इन्वेस्ट करें, ये जानिए। उसके बाद लॉस होता है तो फिर तो क्या कर सकते हैं मगर जान के ही जान के ही आप इन्वेस्ट करें। तो इसमें क्या-क्या एक रीज़न है कि उसका कंपनी का गुड फंडामेंटल है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, कंपनी का बिज़नेस मार्जिन भी बहुत अच्छा है और मार्केट सेंटिमेंट भी अभी अच्छा है। क्योंकि अभी एनडीए को बिहार में वो उन लोगों ने इलेक्शन जीता है, तो मार्केट में अभी नेगेटिव वाला कुछ नहीं है। तो जब भी एनडीए कुछ ना कुछ इलेक्शन जीतता है, बीजेपी गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इलेक्शन में जीतता है, तो मार्केट सेंटिमेंट अच्छा ही रहता है। तो मतलब मार्केट भी सपोर्टेड है, मार्जिन भी हाई मार्जिन वाला बिज़नेस है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है और फंडामेंटल भी गुड है। मतलब लिस्टिंग गेट तो मॉडरेट तो मिनिमम होगा ही, अभी ह्यूज तो मैं नहीं बोलूँगा, देखते हैं क्या होता है। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 से 3 ईयर्स। पहले जो मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म क्या आपने आईपीओ में इन्वेस्ट कर लिया, आईपीओ मिल गया तो लिस्टिंग मिल गया तो बेच के निकलो। 10 से 14% 15% हो गया और कुछ नहीं चाहिए। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो इसमें क्या-क्या है, देखिए वही है रीज़न तो वही है क्योंकि आप फाइनेंशियल भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, मार्जिन भी अच्छा है, ग्लोबल बिज़नेस सपोर्ट है, कैश फ्लो भी है। ये तो आप रीज़न हो गया अप्लाई करने के लिए। मगर थोड़ा और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ-कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जैसे क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क तो है क्योंकि 1 और 2 क्लाइंट है उनका मेजर क्लाइंट है। साथ में वैल्यूएशन भी प्रीमियम है और ये एडटेक जो कॉम्पिटिशन है वो ग्लोबली बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट कीजिए, 1 या तो 2 लॉट में अगर मिल जाता है तो। उसके बाद अगर प्राइस डिप जाता है आफ्टर लिस्टिंग तो आप थोड़ा-थोड़ा करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो रेटिंग है उसका मैं दूँगा कि 7.5 है आउट ऑफ 10। गुड कंपनी है, गुड सेक्टर है, फेयर वैल्यूएशन है, मगर कुछ रिस्क तो है ही। अगर आपको मेरा ये डीप एनालिसिस अच्छा लगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए और साथ में ये भी बताइए कि मैं कौन से स्टॉक के ऊपर अपना डीप एनालिसिस दूँ। और अगर आपको नहीं अच्छा लगा, तो ये भी बताइए, मगर कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।